नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम मोदी ने मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर ऐतिहासिक पहल करते हुए मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पीएम मोदी ने मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिए 12,930 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और ये कॉरिडोर न केवल दिल्ली और मेरठ की दूरी को समेटकर 55 मिनट का कर देगा, बल्कि मेरठ दुनिया का वो अनोखा शहर बन जाएगा जहां एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड रैपिड रेल और साथ ही मेट्रो साथ साथ दौड़ेगी। और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है, ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से इन्हें कोई भी परहेज नहीं है। उन्होंने बीजेपी एनडीए से विरोध है, लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं और ना ही बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का सम्मान कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति और नीति पर थू थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने की वजह गाजते हैं, देश की बेइज्जती करने वालों को जयकारे कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को 3 मंत्र दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने होली और रमजान की भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इन्वेस्टर और टेक कंपनी के दिग्गज जुटे थे। उन्होंने कहा कि समिट में मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को और पांडुलिपि की संरक्षिता कर रहे हैं और एग्जीबिशन के दौरान संहिता को डिस्प्ले भी किया गया और इसे पढ़ने लायक टेक्स्ट में भी बदला गया। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इसे बदला जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई समिट में भारत की ताकत दुनिया के सामने आई है। युवाओं में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने रमजान और होली को लेकर कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, होली का भी त्यौहार आ रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। ये त्यौहार खुशी के साथ अपने परिवार के साथ मनाएं।
तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। आज शाम वो रवाना होंगे और उनके साथ 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों में वो कई कंपनियों के फाउंडरों से भी मुलाकात करेंगे और वहां के औद्योगिक वातावरण को समझेंगे। 2017 के म्यांमार दौरे के बाद से मुख्यमंत्री का ये दूसरा विदेशी दौरा है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जापान और सिंगापुर की कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले से ही काम कर रही हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां जाना यहां पर निवेश के साथ साथ प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। सीएम योगी के दौरे को लेकर आज रविवार शाम को सिंगापुर प्रस्थान के लिए वो रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत रावत जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि सिंगापुर के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को रवाना होने चाहते हैं। यूपी के लिए कितना खास है ये दौरा? अजीत जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और जापान रवाना हो रहे हैं। आज शाम वो रवाना होंगे। उनके साथ ही 11 सदस्य जो है वो उनका 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी उनके साथ जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक को बढ़ावा देने का है। दरअसल बता दें आपको कि दोनों देशों में वे कई कंपनियां फाउंडर से मिलेंगे और वहां औद्योगिक वातावरण को समझेंगे। 2017 के म्यांमार दौरे के बाद मुख्यमंत्री का यह दूसरा विदेशी दौरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ औद्योगिक चीजों के लिए यहाँ इस 4 दिवसीय दौरे का बहुत यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्योंकि जापान और सिंगापुर की कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले से ही काम कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां जाना यहाँ निवेश के साथ साथ प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की बिल्कुल ऐसे में खबर निकलकर अजीत ये भी आई है कि वहाँ पे रोड शो भी करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि वहाँ पर सीएम योगी के दौरा जो है वो रविवार शाम सिंगापुर प्रस्थान के साथ शुरू हो जाएगा। वे 23 और 24 फरवरी को 33 आपको बता दें कि 33 विशेषज्ञ कंपनियों के प्रतिनिधि इससे मीटिंग करेंगे। इसमें निवेशकों के साथ साथ रोड शो और भारतीय समुदायों को भी संबोधित करेंगे। पहली मीटिंग में तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। उम्मीद है कि कई कंपनियां यूपी में निवेश के लिए आएंगी। सीएम योगी जो है वो 25 और 26 फरवरी को जापान में रहेंगे। यहाँ प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इसमें परदेशों में निवेश, तकनीकी सहयोग के साथ साथ मंगलम ट्रेन जैसी जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, परीक्षण में भी शामिल है। वहीं ये टोक्यो में एक हिंदू मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जिससे वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह देखने को मिलेगा। और ये भी जो हिंदुत्व के जो लोग हैं वहां पर, वो भी इनको बहुत महत्वपूर्ण एक उनका बहुत अच्छा यात्रा का जो सभी से इंतजार कर रहे हैं। आखिर भारत के जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वो वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह रहता है हिंदुस्तानियों में। बिल्कुल ऐसे में अजीत क्या कह सकते हैं कि यूपी में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे इस दौरे के दौरान? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यह यात्रा उद्योगपतियों और तमाम वो कंपनी जो पहले से ही यहाँ काम कर रही है उन सभी से मीटिंग और उद्योगपतियों से मीटिंग का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके और कंपनियां जो है वो आ सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान रोड शो करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। पहली मीटिंग में तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। उम्मीद है कि कंपनियां यूपी में निवेश के लिए आएंगी और सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को जापान में रहेंगे और यहाँ के पर वो प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वो परीक्षण में भी शामिल होंगे। इसके साथ वो टोक्यो में एक हिंदू मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जहाँ पर वो जिसको लेकर भारतीय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है।
अधिकारियों ने 2 आतंकियों को ढेर होने की पुष्टि की है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की सूचना मिली है और इसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इससे पहले 4 फरवरी को भी चतरू में भी सुरक्षा बलों ने जैश के ही एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं उधमपुर जिले में भी गुफा में छिपे जैसे के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया था। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनके एक शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला कोर्ट के आदेश के बाद से झूसी थाने में दर्ज हुआ है और इसमें पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर के मुताबिक ये मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच का बताया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया और इसमें एक नाबालिग भी बताया गया है। शिकायतकर्ता के रूप में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आया है, जिसके पास से पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पीड़ित लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन डर और दबाव के चलते सामने नहीं आ पा रहे थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शंकराचार्य से जुड़े कथित विवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं तो इससे गलती हुई है। मैंने कभी रामभद्राचार्य पर भी जो मुकदमा था वो वापस लिया था, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश ने कहा है कि शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे और उस समय सर्दी चरम पर थी। हमारे सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उन्हें स्नान से भी रोका गया और अब ये सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। तो वहीं एनसीपी एसपी नेता शरद पवार को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बता दें कि डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद से उन्हें पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। इसके साथ ही एनसीपी अध्यक्ष को रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि उन्हें शरीर में पानी की कमी के कारण नसों के जरिए तरल पदार्थ दिया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो 2 दिन तक अस्पताल की निगरानी में रहेंगे और इसके बाद छुट्टी दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी 9 फरवरी को सीने में संक्रमण के कारण उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 14 फरवरी को छुट्टी दी गई थी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन के इशारों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और इसके पास से 12 से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुरा से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल हैं और इन लोगों में पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट भी की थी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो वहीं असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने राज्य में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसके बाद से कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता संजू बोरा ने भी पार्टी बदलकर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आज बीजेपी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा शामिल हुए हैं। भूपेन बोरा का कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान था और 30 सालों तक उन्होंने कांग्रेस को सेवा दी है। आज से उनका नया जीवन शुरू होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रथम नीति को आगे रखते हुए हम साथ में काम करेंगे और भूपेन बोरा को मैं उनके नए राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूं। तो वहीं भारतीय तटरक्षा बल ने एक बड़े समुद्री अभियान के तहत गुजरात के पोरबंदर के पास से एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर जांच किया है और इस नाव पर ईरानी चालक दल सवार था और इसमें तस्करी कर लाई जा रही विदेशी ब्रांड की बड़ी मात्रा में सिगरेट बरामद की गई है। सिगरेट की बाजार में कीमत जो है वो 5 करोड़ रुपए आंकी गई है और ये कार्रवाई कुछ दिन पहले हुए एक अन्य बड़े समुद्री अभियान के बाद हुई है। 17 फरवरी को रात में भारतीय तटरक्षा बल ने गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। नाव को आगे की जांच के लिए पोरबंदर लाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।